जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज की पब्लिक इंडिया में मैं हरियाणा चुनाव की ही बात कर रहा हूं, काफी बार कर चुका हूं, लेकिन एक बड़ा परिवर्तन आया है। इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि चुनाव अभी तक लग रहा था कि सुनामी है, अब बिल्कुल एक तरफा हो गया है, कहीं कोई संघर्ष नहीं। और इन तीन घटनाएं जो हुई हैं, पिछले 2-3 दिन के अंदर हुई हैं या जो घटित हो रही हैं, उनके बारे में बात करना बहुत आवश्यक है, जिसने बिल्कुल चुनाव को बदल के रख दिया। नंबर 1 जो घटना घटी है, वो आपने देखा कि हमारे देश के एक बहुत बड़े दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और बहुत सम्मानित नेता है, उनके जीवन का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको महसूस होगा कि खड़गे साहब का जीवन बिल्कुल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन के आसपास की तरह से बीता है। जिस प्रकार बाबा साहब ने संघर्ष किया है समाज में स्थान पाने का, समाज में एक ऐसी चीज करने का देश के लिए जो कि बिरले लोगों को मौका मिलता है, और बड़ा संघर्षशील जीवन बाबा साहब का। उसी प्रकार का जीवन अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के जीवन काल को देखेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल उसी प्रकार का उनका जीवन रहा जब वो बच्चे थे। अब तो 80 साल के हैं, हमारे सम्मानित नेता हैं, देश के सम्मानित नेता हैं, और हमें गर्व है कि हमारे देश के अंदर लोग संघर्ष करके अभावों के बीच में जूझते हुए किस ऊंचाई तक पहुंचते हैं। कुछ नेता हैं जो इस चीज को बढ़ चढ़ के बताते हैं, सच बताते हैं, झूठ बताते हैं, पता नहीं, लेकिन कहते हैं बचपन में वो चाय बेचा करते थे, उनकी मां बर्तन मांजा करती थी, और ये भी बताते हैं कि उनके घर में 5-6 भाई थे। ये भी बताते हैं कि वो विदेश भी गए थे और वहां पे अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करीब 23-24 स्टेट्स का उस समय भ्रमण कर चुके थे, जब जैसे हम जैसे मध्यम वर्ग के लोग विदेश जाने की तो बात दूर थी, अब जाके विदेश जाने का मौका हमें पिछले 8-10-20 साल में मिला। उसके पहले अपने जवानी में अपने देश के अंदर घूमकर ही हम समझ लेते थे कि बहुत बड़ा काम हमने कर दिया। और वो व्यक्ति जो कहता है कि वो चाय बेचा करता था, वो विदेश भ्रमण भी कर लिया, बेल बॉटम भी पहनता था, सफारी सूट भी पहनता था, विदेशी चश्मा भी लगाता था, और उसकी फोटोग्राफ्स भी सोशल मीडिया में आप लोग देख रहे हो। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कभी एक बार ये नहीं कहा उनका जीवन किस प्रकार से बीता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप देखें, बचपन बिल्कुल अभाव में, उनके घर में बिजली नहीं थी, पंखा नहीं था, छोटा सा किसान परिवार, संघर्ष किया, पढ़े, और यहां तक पढ़े कि ऐसे ऐसे पदों में काम किया जिसकी कल्पना करना किसी भारतीय के लिए, बड़े बड़े पैसे वाले और पढ़े लिखे लोगों के लिए एक सपना हुआ करता था। वो काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कर दिया, लेकिन कभी बताया नहीं कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, उनकी जीवनी पढ़ेंगे, जब वो 6-7 साल के बच्चे थे तो जो निजाम की सेनाएं हुआ करती थी, वो जो हैदराबाद के आसपास रजाकारों ने उनके घर पे हमला किया था और उनकी माता और उनकी बहन को जिंदा जला दिया था। बड़ी मुश्किल से खड़गे साहब और उनके पिता वहां से भागकर बचे थे, और उसके बाद वो शहर गए। शहर में उनके पिता ने मजदूरी की, एक फैक्ट्री के अंदर, एक मिल के अंदर मजदूरी की, और जिस प्रकार का अभावग्रस्त जीवन खड़गे साहब ने जिया उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। बचपन में वो हृदय विदारक दृश्य घर के अंदर देखना कि मां को कोई जिंदा जला दे, एक बच्चे के लिए उसकी बहन को जिंदा जला दे, उसके बावजूद उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष करके पढ़े, वकालत की, कांग्रेस की राजनीति शुरू की,
और जीत हासिल की। बहुत बार 7-8 बार विधायक बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, राज्यसभा मेंबर हैं आज की तारीख में। लेकिन हर तरह की ऊंचाई को अपनी मेहनत के बल पे, तो मुझे तो कभी कभी लगता है जब मैं खड़गे साहब को देखता हूं कि खड़गे साहब और बाबा साहब, जिनका मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, उनमें बहुत बड़ी समानता है। वो खड़गे साहब हरियाणा के अंदर आए थे, एक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे, और उसमें दो चीजें हुई, जरा ध्यान से नोट कीजिएगा। दो चीजें हुई। एक चीज हुई कि खड़गे साहब बोलने के लिए खड़े हुए, 80 साल की उम्र तो है, जो आखिरी शब्द वो बेहोश हो गए। अचानक बोलते बोलते वो बेहोश हो गए। बेहोश होते होते जो आखिरी शब्द उनके मुंह से निकला था वो जय भीम निकला था। मतलब खड़गे साहब ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर ही बेहोश हुए थे। मतलब एक लग, जैसे महात्मा गांधी के राम का नाम लेके, वैसे भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेके, बाबा साहब का नाम लेके खड़गे साहब ने फिर बेहोश हो गए। फिर वो होश उनका चला गया। लेकिन चलिए, लोगों ने ट्वीट किया। अच्छा, उस परिस्थिति में जब एक बड़े नेता को, 80 साल के नेता को, जो आज के तारीख में पूरी तरह से, जिसने हरियाणा में अपने को झोंक रखा है, इस प्रकार की स्वास्थ्य की समस्या हो जाए, किसी भी आदमी को हो जाए, तो फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि हमें हॉस्पिटल में भर्ती करना, रेस्ट ले लेंगे, स्वास्थ्य लाभ कर लेंगे। ये परिवार वाले भी कहते हैं। उनका बेटा है, विधायक भी है, मंत्री भी है कर्नाटका में। लेकिन खड़गे साहब की जीवटता देखिए, संघर्ष की बैकग्राउंड को देखिए। जब उनको होश आया तो उन्होंने कहा कि मुझे मंच पे दोबारा ले चलो। हॉस्पिटल नहीं गए, पहले मंच पे गए, और मंच पे जाके उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो लोगों को, दिल को छूने वाला स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा, मैं जब तक मोदी को सत्ता से नहीं हटा दूंगा तब तक मरने वाला नहीं हूं। अब सोचिए, एक सोचिए, इसे कहते हैं कमिटमेंट, इसको कहते हैं दृढ़ निश्चितता। एक 80 साल का आदमी अपने प्राणों के लिए चिंतित नहीं है। वो कहता है कि मेरा लक्ष्य जो है जीवन का, उसको प्राप्त करूंगा। किसान विरोधी, युवा विरोधी, व्यापार विरोधी, केवल पूंजीपतियों की सरकार को हटाऊंगा, उसके बाद मरूंगा। ये देखिए निश्चय, देखिए एक व्यक्ति का 80 साल के, और हमारे देश के युवा पता नहीं कहां कट्टा लेके मस्जिदों के सामने घूम रहे हैं और हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में फंस रहे हैं। जो कि खड़गे साहब को उन्हें देखना चाहिए कि खड़गे साहब जैसा व्यक्ति, उसका टारगेट है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है, उसका एक जीवन का मकसद है। जय भीम का कहना और ये संकल्प लेना होश में आते ही कि इस सरकार को जब तक नहीं हटाऊंगा मैं मरने वाला नहीं है, ये एक तो मैसेज खड़गे साहब ने पूरे हरियाणा के अंदर दे दिया, जो प्रेरणादायी बात थी। नंबर 1। नंबर 2, जय भीम इनका कहना, और तमिलनाडु के एक गवर्नर साहब, अब जानते ही आज की तारीख में, पिछले 10 साल से या उसके पहले भी, इस मामले में तो कांग्रेस भी अलग नहीं थी, वो अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को गवर्नर बना देती। उन्हें इस चीज की आवश्यकता नहीं कि कोई सिद्धांतवादी, पढ़ा लिखा, प्रबुद्ध आदमी गवर्नर बने। तो वहां एक व्यक्ति हैं जो तमिलनाडु के गवर्नर, पुराने आईपीएस अफसर है, और उसके बाद क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा सेवाएं दी होंगी कार्यकाल में, उनको गवर्नर बना दिया गया। उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब सोचिए, एक गवर्नर स्टेटमेंट दे रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ है, जो संविधान से बंधा हुआ है। वो कह रहे हैं कि इंदिरा जी एक बड़ी कमजोर देश की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने संविधान में परिवर्तन करके उसमें धर्मनिरपेक्षता को ला दिया। वरना धर्म और राजनीति को तो एक दूसरे से अलग किया नहीं जा सकता, धर्म आधारित ही राजनीति होनी चाहिए। अब ये राजनीतिज्ञ बन गए गवर्नर साहब, जो आईपीएस अफसर थे, जिन्होंने संविधान की कसम खाई थी, नौकरी करते समय भी खाई थी और गवर्नर की शपथ देते समय भी खाई थी। और ये कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक
बड़े आदमी हैं और वो संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं। बने बनाए संविधान, इसका मतलब ये है कि उनका ये स्टेटमेंट, ये क्या मोदी जी के कहने में दिया गया या मोदी जी को इशारा कर रहे हैं कि संविधान को बदल दीजिए और धर्मनिरपेक्षता को हटा दीजिए? धर्मनिरपेक्षता से आपको परेशानी क्या है? जब हम जैसे कट्टर हिंदुओं को, सनातनी हिंदुओं को इस चीज से कोई परेशानी नहीं है, हमें मुसलमान भाइयों से कोई परेशानी नहीं, हमको सिखों से कोई परेशानी नहीं, क्रिश्चियनों से, आदिवासियों से, दलितों से हमें कोई परेशानी। आप लोग वो लोग हैं जो कि हिंदुओं को, दलितों और ओबीसी को तब तक केवल हिंदू मानते हैं जब तक वो वोट नहीं देते, उसके बाद फिर आप जो करते हैं वो तो रोज अखबारों में और टीवी में देखने को मिल जाता है। अच्छा, फिर गवर्नर साहब का ये कहना कि इंदिरा जी कमजोर प्रधानमंत्री थी। अरे महाराज, हिंदुस्तान के आज भी आदिवासी इलाकों में चले जाइए, पुराने लोगों से बात कर लीजिए, और आज भी हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग, ये मैनिपुलेटेड पोल्स की बात छोड़ दीजिए जिसमें मोदी जी को सबसे पसंदीदा नेता बनाया जाता है, वास्तविकता में हिंदुस्तान का 99% आदमी ये मानता है इंदिरा गांधी जो थी वो लॉ महिला थी। और ये बात आपके नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी उस समय 1971 में, जो उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा था। और लोग कहते थे शी वॉज ए आयरन लेडी, बल्कि यहां तक भी कहते थे कि उस कैबिनेट में एक ही मर्द था जो इंदिरा गांधी थी। वरना जो काम उन्होंने करके दिखा दिया वो विश्व के इतिहास में, लोगों ने इतिहास बदले हैं, भूगोल नहीं बदला है, उन्होंने दूसरे देश का भूगोल बदल दिया। दूसरी घटना ये, फिर तीसरी घटना देखिए, जब आप एक राजनीतिक दल जब कन्वेंसिंग करता है, जो प्रचार करता है और रैली करता है, रैली में ज्यादातर लोग वो होते हैं जो आपके समर्थक होते हैं, जो ऑलरेडी आपके पक्ष में हैं। तभी तो आपकी रैली में आए, पैदल चल के आए, गाड़ी में बैठ के आए, क्योंकि आपके समर्थक हैं। तो उनसे आप बात कर रहे हैं, इसका माने मन की बात अपने ही लोगों से कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे, जब चुनाव बिल्कुल पास आ गया, 3 दिन पहले ये निर्णय लिया कि वो रथ यात्रा करेंगे, और उसी प्रकार की करेंगे जैसे पिछली बार उन्होंने यात्रा की थी। गाड़ी चलेगी, जहां भीड़ होगी, जहां पे आयोजन होगा वहां रुकेंगे, बात करेंगे, जनता से बात करेंगे, आत्मीयता की फोटोग्राफ्स आएंगी, सोशल मीडिया में फैलेंगी। और उसमें ये नहीं होगा कि केवल कांग्रेस के वर्कर्स होंगे, क्योंकि सड़क के किनारे जो लोग खड़े हैं, जिनकी दुकानें हैं, उसमें हर तरह के लोग होंगे। भारतीय जनता पार्टी समर्थक भी होंगे, कांग्रेस समर्थक भी होंगे, और ऐसे भी होंगे जिन्होंने दिमाग नहीं बनाया। और आप जानते हैं 90% लोग तो ऐसे होते हैं जो आज के तारीख में इलेक्शन के 7 दिन पहले जो अपना दिमाग बना चुके हैं, अब उन्हें किसे वोट देना है उनको पता है, और डिसाइडेड, दे हैव डिसाइडेड। केवल 10% लोग ऐसे हैं जो फ्लोटिंग वोटर हैं, वो इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, वो तो केवल इस बात का वेट करते हैं जो जीत रहा है उसके साथ हो लेंगे, हवा देखते हैं, रुख पहचानते हैं। तो एक तरफ तो मोदी जी ने रैली की, जो भी लोग इकट्ठा हुए, अमित शाह जी ने की, आए लोग, उन्हीं के कार्यकर्ता आए, उन्हीं के विधायक कैंडिडेट्स ने बसों में भर भर के लोगों को लाए, वही अपने ही लोग सुन के या तो 500 रुपए लेके निकल गए, या उनको पहले ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देना था तो अभी भी देंगे, उससे क्या अंतर पड़ा, बढ़े तो नहीं। लेकिन राहुल गांधी जब मिलेंगे लोगों से और हर बस्तियों में जाएंगे, भीड़ से वो करेंगे, संवाद करेंगे, उनका दुख दर्द पूछेंगे, तो उसके बाद उसमें वो 10% लोग भी होंगे जो आज अनडिसाइडेड है। और जब उसमें हजारों की भीड़ दिखाई पड़ेगी लोगों, जैसे पिछली बार पदयात्रा में भी, आई ऑल्सो ज्वाइंड पदयात्रा, और मैंने भी देखा था किस प्रकार का उत्साह था, किस प्रकार की इमोशंस थे, हर उम्र के लोगों के थे। वो चीज दोबारा क्रिएट होगी, वो लोग दोबारा देखेंगे, और उसके साथ साथ वो इमेज होगी राहुल गांधी की जो मोची है, उसके लिए फिर उन्होंने भेंट भेजी और उसने नई दुकान खोल ली, तो जो भी उनसे मिलता है उसके दिन बदल जाते हैं। तो एक स्ट्रेटेजी जो भारतीय जनता पार्टी की है और एक स्ट्रेटेजी जो राहुल गांधी ने अंतिम समय में चूज की है 3 दिन में, और इसका काट है नहीं भारतीय जनता पार्टी का, वो तो वो कर नहीं सकते जो राहुल गांधी कर सकते हैं, कर रहे हैं। दे कांट मेक दैट स्ट्रेटेजी, उनके तो प्री प्लान्ड मोदी जी के कार्यक्रम है।
अमित शाह जी के कार्यक्रम है, खट्टर जी को दिखा नहीं सकते और खट्टर जी को छुपा भी नहीं सकते। तो ये राहुल गांधी की पदयात्रा, तमिलनाडु के गवर्नर का संविधान विरोधी स्टेटमेंट और खड़गे साहब का ये कहना कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब इस निरंकुश सत्ता को नहीं हटा दूंगा, ये तीन चीजें चुनाव के 5 दिन पहले मेरे ख्याल से चुनाव की धारा को अब एक तरफा पूरे हरियाणा के अंदर कर देगी होगी। और जब आप 8 अक्टूबर को हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, तो पता चलेगा कि जो बात मैं कह रहा था वो सच थी और देश को एक ऐसी सरकार मिलेगी जिसमें प्यार मोहब्बत से देश का हर नागरिक अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के जी सकेगा। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।